दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही है। वहीं कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ बता रहे हैं, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में होने की बात कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मामला अभी फंसा हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें। छोटा राज्य, 90 सीटों की विधानसभा, हर जिले का अपना मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री बनता है कहा जाता है कि उस जिले से सरकार चलाता है। तो इस राज्य के चुनाव के बारे में स्वाभाविक तौर पर लोगों की जो दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी पहली तो इस बात को लेकर है कि किसान जो अपनी एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर, स्वामीनाथन फॉर्मूले की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर तक पहुंचे। वो शंभू बॉर्डर के बाद आगे नहीं बढ़ पाए, हरियाणा होते हुए दिल्ली नहीं पहुंच पाए। तो उसमें बड़ा कारण था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सड़कों पर कीलें उगी हुई थी। सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों में ज्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या होगा, दिल्ली के बॉर्डर पर तीन तरफ से जो हरियाणा की सीमा लगती है वहां क्या होगा। लेकिन इन सब के पहले किसान कब आएंगे नहीं आएंगे, इन सब परिस्थितियों के पहले यदि देखने की कोशिश करें तो यही दिखाई देता है कि हरियाणा में चुनावी परिस्थितियां कुछ हद तक उलझी तो कुछ हद तक सुलझी हुई है। हरियाणा नया मुख्यमंत्री देने जा रहा है, इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। और जो मैंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को आमतौर पर जिलों का मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया जाता है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जाता था, कुछ लोग आरोप लगाते थे कि वो रोहतक के मुख्यमंत्री हैं, रोहतक में उनके समय में बहुत काम हुए। खट्टर साहब को करनाल के साथ जोड़ दिया गया, भजन लाल को भी किसी जिले के साथ जोड़ा जाता था, देवीलाल को भी किसी इलाके के साथ जोड़ा जाता था, चौटाला को भी जोड़ा जाता था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, 10 लोकसभा सीटों और 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कुछ तो छोटे छोटे जिले हैं जो बड़े जिलों को काट कर बनाए गए हैं, लेकिन राजनीतिक मिजाज तो पुराने जिलों के हिसाब से ही देखा जाता है। और उस मिजाज की बात करें तो ये करीब करीब तय दिख रहा है कि ज्यादातर जिलों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। चाहे बात रोहतक की करें, जींद की करें, सोनीपत की करें, सिरसा की करें, भिवानी की करें, ये जो पूरा इलाका है, झज्जर की करें, तो ये पूरे इलाके को जाटलैंड कहा जाता है। और जाट समुदाय, दलित समुदाय और कुछ दूसरे समुदाय जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक, जहां कहीं भी थोड़े बहुत है, ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गोलबंद होते दिख रहे हैं। और जब इनकी गोलबंदी कांग्रेस के पक्ष में हो रही है तो गलतफहमियों का बाजार भी गर्म है। तरह तरह की अफवाहें आ रही है कि कुमारी शैलजा नाराज है। ये अफवाहें जानबूझकर चुनाव के समय अक्सर फैलाई जाती है ताकि किसी के खास समर्थक वर्ग को दिग्भ्रमित किया जा सके। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी कुछ लोग जता रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। तो स्वाभाविक है कि शैलजा के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जो दिख रही है, दलित वर्ग में कांग्रेस के साथ जाने को लेकर एक उत्सुकता है। और इन सब के बीच दलित वोटर्स कैसे हिंदुत्व की लाइन पर आ जाए, चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर आ जाए, ये कवायद चल रही है। ये बात सही है कि कुमारी शैलजा समर्थक एक दो लोगों को टिकट नहीं मिले, लेकिन ऐसे एक दो लोग तो हुड्डा समर्थक भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसा तो है नहीं कि हुड्डा के सभी कैंडिडेट जो भी 50, 60, 70 होंगे सबको टिकट मिल गया। इस तरह की बातें चुनाव के समय फैलाई जाती है। सबको पता है कि जिन जिलों का मैंने जिक्र किया, जाटलैंड के इलाकों का, उन जिलों में दलित, जाट, अल्पसंख्यक और कांग्रेस के परंपरागत जो दूसरे वोटर हैं वो इकट्ठे हो गए तो इन जिलों का नतीजा एक तरफा हो सकता है। आज की तारीख में कमोबेश माहौल भी इसी तरह का बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम दिन तक चुनाव में गोलबंदी किस पक्ष में होगी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी चुनाव को प्रभावित करने का काम आखिरी 48 घंटों की जो गोलबंदी होती है वहां जाकर तय होता है कि जनता उस दरमियान किसके पक्ष में गोलबंद हुई। पहले से हवा बनती बिगड़ती रहती है। अब आते हैं उन जिलों की बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक रूप से
कांग्रेस से मजबूत दिखाई दे रही है। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जहां तुलनात्मक रूप से कांग्रेस से मजबूत दिखाई दे रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ों में, मसलन रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, सोनीपत, इन इलाकों में जो कांग्रेस दिख रही है उतनी ताकतवर स्थिति में नहीं है। बस तुलनात्मक रूप से अपने गढ़ों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ी बीस साबित फिलहाल दिख रही है। आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता कि ये बढ़त और बड़ी हो जाएगी या कांग्रेस पार्टी फिर वहां भी पहुंच जाएगी। जैसे गुड़गांव, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, ईएमआई कल्चर पर बना हुआ, जमीन पर वोटर कम, आसमान में ज्यादा है। इसलिए आसमान में ज्यादा वोटर है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स है। तो वहां शहर की जो 2-3 विधानसभा है, मोटे तौर पर 2 ही विधानसभा का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कमोबेश यही स्थिति फरीदाबाद की है, लेकिन इन्हीं जिलों के ग्रामीण इलाकों में जाते ही स्थितियां पलटने लगती हैं। हाँ, महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तुलनात्मक रूप से उस इलाके में कांग्रेस पार्टी से थोड़ी बीस दिखाई दे रही है। अगर उत्तर की बात करें, दिल्ली से उत्तर की तरफ बढ़े तो उधर करनाल का इलाका, मनोहर लाल खट्टर का इलाका, वहां बिश्नोई है, पंजाबी है, सैनी है, इन सब वोटर्स की वजह से करनाल में भारतीय जनता पार्टी उसके ठीक ठाक स्थिति में कहा जा सकता है। अंबाला की स्थिति यही है कि अंबाला के इलाके को देखें, अंबाला, यमुनानगर, जगाधरी के इलाके को देखें तो वहां यही दिखता है कि जो शहरी सीटें हैं उसमें कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे दिख रही है, चुनावी प्रचार अभियान में लीड लेती हुई दिख रही है। चुनाव में लीड लेगी नहीं लेगी वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी प्रचार अभियान में उसकी स्थिति दमदार दिख रही है। लेकिन ग्रामीण इलाके में पहुंचते ही, उन्हीं जिलों के ग्रामीण इलाकों में पहुंचते ही मुकाबला कांटे का होता जाता है। और इस परिस्थिति में जो सामुदायिक वोटर होते हैं, अलग अलग समुदाय के वोटर जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी वोटिंग प्राथमिकताएं तय होती है, उन्हें देखना भी जरूरी हो जाता है। हरियाणा के बारे में कभी कहा जाता था कि 3 लालों का प्रदेश, देवी लाल, बंसी लाल, भजन लाल। 3 लालों से आगे निकला तो चौटाला और हुडा का प्रदेश। उससे आगे की स्थिति देखें तो अब सैनी, नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर, और कांग्रेस पार्टी में अब भी हुडा और सैलजा ही है। बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में आ गए हैं। उससे आगे बढ़कर के देखें तो क्या पता राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में कोई नया नाम हो जिसे वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाए। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कांग्रेस पार्टी में, और कुछ लोग जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं और इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं कि मध्य प्रदेश वाले ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार न हो जाए कांग्रेस पार्टी। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा नहीं देखता, या मेरे पास जो जानकारी है इस तरह की स्थिति नहीं है। हाँ, गलतफहमियों के दायरे में कुमारी शैलजा का मुद्दा उछालकर दलित वोटरों को लाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन वो कोशिश कामयाब होगी इसकी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि दलित वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिला हो ऐसी फीलिंग हरियाणा के वोटर्स में दिखती नहीं है। जाट वोटर ज्यादातर बड़े किसान हैं, मध्यम किसान हैं, सीमांत किसान। उन सीमांत किसानों के बीच किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, महिला पहलवानों का आंदोलन बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर का आंदोलन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, सरकारी वैकेंसियां बड़ा मुद्दा है। अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स का लिटमस टेस्ट समझना हो तो दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी नहीं बल्कि एसएससी के कोचिंग करने वाले छात्रों के बीच चले जाइए। जब कोचिंग का समय खत्म होता है, क्लास खाली होती है, तो अलग अलग बिल्डिंग की छतों से उतरने वाले छात्रों की कतार जब आप देखेंगे तो एक बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि हरियाणा के हर घर की जीडीपी का एक हिस्सा सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के माध्यम से मुखर्जी नगर पहुंचता है। छोटा स्टेट है इसलिए कह रहा हूं, तकरीबन हर घर का, चाहे वो समुदाय अगड़ा, पिछड़ा, जाट, दलित, अल्पसंख्यक कोई भी हो। अग्निवीर का मुद्दा, दिल्ली पुलिस के की स्ट्रेंथ को आप देखें तो हरियाणा के कितने लोग हैं, कितनी वैकेंसियां पहले आती थी, अब कितनी आती है। अब इसके आगे बढ़कर देखें तो सरकारी नौकरियां टीचर से लेकर दूसरे विभागों की, वहां क्या स्थिति है।
स्टेट पीसीएस की बात छोड़ दीजिए, वैकेंसी कम होती है और तैयारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन सरकारी नौकरी का जो क्रेज हरियाणा में है वो यूपी बिहार में भी नहीं है। और हरियाणा में जो सरकारी नौकरी का क्रेज दिखता है, उस क्रेज के साथ साथ किसानी से होने वाली आय वो बहुत छोटी हो जाती है। आमतौर पर इस देश में धारणा है कि हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जिन राज्यों का है, हरियाणा उनमें से टॉप की स्थिति में। लेकिन अगर हरियाणा की वास्तविकता को समझना हो तो जरा गुड़गांव और फरीदाबाद को, जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, ईएमआई वाला इलाका है, हाई नेटवर्थ वाले लोग वहां रहते हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ से बचने के लिए गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं, फरीदाबाद शिफ्ट हो गए हैं, सूरजकुंड शिफ्ट हो गए। तो गुड़गांव और फरीदाबाद के दो जिलों को यदि निकाल दीजिए और तब हरियाणा के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को देखने की कोशिश करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेहतर स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी। बिहार और उत्तर प्रदेश में, खासकर बिहार जैसे राज्यों में, फर्क इतना ही है कि कोई गुड़गांव और फरीदाबाद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली से उन राज्यों की पूर्वांचल, यूपी का पूर्वांचल इलाका या बिहार, दिल्ली एनसीआर से या मुंबई से उनका बॉर्डर नहीं लगता है। ये हरियाणा की हकीकत है। और जब ये हकीकत है तो आरक्षण की राजनीति कैसे जोर पकड़ती है। जाट आरक्षण का मुद्दा हो, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो, और अब तो जाति जनगणना की बात वहां भी गांव गांव में धीरे धीरे घुस रही है। सांप्रदायिक माहौल ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और स्वाभाविक है, जगह नहीं बनाती तो 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता कैसे मिलती। लेकिन नूह और मेवात की घटना से जिस प्रकार से हरियाणा को एक बार फिर से सांप्रदायिकता के आगोश में लेने की जो कोशिश थी, वो हरियाणा के सर्वखाप पंचायत ने खत्म करके रख दी। अभी हरियाणा में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ये भी नहीं कह सकते। अगर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा का चुनाव लड़ना हो, और आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ ये कहना होगा कि चुनावी तैयारी, मैनेजमेंट, इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भारी है। चूंकि हरियाणा का चुनाव हरियाणा की जनता लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प दिख रही है, तो उसकी स्वाभाविक लाभार्थी कांग्रेस पार्टी है, नेचुरल बेनिफिशियरी कांग्रेस पार्टी है। जनता ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है और जनता में बदलाव की बयार काफी हद तक फिलहाल बहती हुई दिख रही है। उसकी स्वाभाविक लाभार्थी कांग्रेस पार्टी है। अन्यथा तैयारियों, मैनेजमेंट, रणनीति, हर जगह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 20 है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बात जाती है वो यही है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता नायब सैनी और खट्टर को, या भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की किसानों को लेकर उनके अप्रोच को, उनके रवैये को, रोजगार को लेकर उनके रवैये को, उनके मिजाज को, सरकारी नौकरियों को और अग्निवीर के मुद्दे पर बीजेपी के रुख को, इससे सीधे सीधे हरियाणा के आम लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर होते गए हैं। अन्यथा बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का प्रचार तंत्र, बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी पर बहुत भारी है। कांग्रेस पार्टी के पास बाय डिफॉल्ट कहे तो जनता का समर्थन है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को छोड़कर वहां कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस बदलाव के माहौल का फायदा उठा सके। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे 2014 में लोग चाहते थे कि मनमोहन सिंह की कांग्रेस जाए, पूरे देश के लोग चाहते थे, और उसके स्वाभाविक बेनिफिशियरी बनकर, स्वाभाविक लाभार्थी बनकर नरेंद्र मोदी सामने आए थे। वही स्थिति हरियाणा में दिख रही है। इसके आगे इस चुनाव में कम से कम आज यानी 22 सितंबर को कोई भी आकलन कर पाना बहुत मुश्किल इसलिए है कि वोटिंग में अभी तकरीबन 1.5-2 सप्ताह का समय बाकी है। उस समय तक माहौल किसके पक्ष में अंततः झुकेगा ये पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जनता का बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।